जय हिंद। स्वागत सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों का इस वीडियो में। 10 सेकंड हो चुके हैं वीडियो को बिना स्किप करे हुए ही देखिएगा। वीडियो को भगाइएगा मत, और यदि वीडियो को देखने का समय नहीं है तो वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हैं। बात होने वाली है आपके रिसर्च प्रपोजल की, सिनॉप्सिस की। यदि आपने प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कर ली है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आप लोगों की डिमांड पर है, क्योंकि आपको आ रही थी समस्याएं बहुत ज़्यादा रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस को डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में, बनाने में। उसकी करूंगा आपसे बातचीत पॉइंट टू पॉइंट। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी शेड्यूल लगभग आने वाला है इंटरव्यू के लिए। तो इस वीडियो को कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे दोनों देख लीजिएगा, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों का इंटरव्यू कल से यानी कि 13 सितंबर से हो रहे हैं शुरू, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी इंटरव्यू लगभग 20 या 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। यदि आप सिनॉप्सिस से संबंधित, रिसर्च प्रपोजल से संबंधित कोई सवाल, कोई डाउट अपने मन में लिए हुए हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा। पहले कुछ सवाल आपके ले लेता हूं और फिर मैं आऊंगा वीडियो के उन 7 से 9 पॉइंट्स पर जो आपको अपने रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस में मेंशन करने होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला सवाल, यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए गए हैं, आप किसी भी माध्यम से इंटरव्यू के लिए यदि सिलेक्ट हुए हैं, आपको सिनॉप्सिस बनाकर लेकर जाना ही होगा। शब्दों पे गौर फरमाइएगा। आप चाहे एंट्रेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हों इंटरव्यू में या डायरेक्ट पहुंचे हों, चाहे आपका संबंध किसी भी विश्वविद्यालय से हो, बिना रिसर्च प्रपोजल के इंटरव्यू नहीं होता, हो भी नहीं सकता और होता भी नहीं है। आपके मन में कहीं ये सवाल ना हो कि स्टेट यूनिवर्सिटियों में हो सकता है सिनॉप्सिस ना मांगा जाता हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मांगा जाता हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी यूजीसी की लिस्ट में है, मान्यता प्राप्त है, और पीएचडी आप उसमें से कर रहे हैं, तो आपको पीएचडी के लिए सिनॉप्सिस लेकर ही जाना होगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। एक सवाल और आया कमेंट बॉक्स में कि क्या सिनॉप्सिस ऑन द स्पॉट जाकर लिखना है या पहले से ही बनाकर ले जाना है। आपको ऑन द स्पॉट सिनॉप्सिस नहीं लिखना है। बीएचयू मांगता है, लेकिन इस वर्ष भी मांगेगा 21-22 में, ये नहीं कह सकता हूं। पहले मांगता था, तो इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय का इंटरव्यू आपका, चाहे कानपुर का हो, चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का इंटरव्यू, हैदराबाद का भी शेड्यूल आने वाला है, सिनॉप्सिस ऑन द स्पॉट नहीं मांगा जाएगा। आपको पहले से बनाकर लेकर जाना होगा। एक और सवाल आया कि सिनॉप्सिस को टाइप करके ले जाना है या बाय हैंड रिटर्न करके भी लेके जा सकते हैं, इस बारे में। और दूसरी चीज, सिनॉप्सिस किस भाषा में बनाना है, हिंदी में बनाना है या अंग्रेजी में उसको लिखना है, किस भाषा में लिखना है, और सिनॉप्सिस को टाइप करना है या हाथ से लिखना, इन दो चीज की जानकारी आपको अपने अपने प्रोस्पेक्टर से मिल जाएगी। जिस विश्वविद्यालय में आपने अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर इन दोनों जगह से जानकारी नहीं मिलती तो जिस विभाग में आपने अप्लाई किया है, आपने यदि पॉलिटिकल में किया है, यदि हिस्ट्री में किया है, हिंदी में किया है, लैंग्वेज में किया है, फिलॉसफी में किया है, जिस भी डिपार्टमेंट की, जिस यूनिवर्सिटी आपने अप्लाई किया, वहां से फोन करिए सीधा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, या फिर एकेडमिक को, या फिर रजिस्ट्रार को, या एग्जामिनर कंट्रोलर को। वह लोग क्लियर कर देंगे कि आपको सिनॉप्सिस हाथ से बनाकर लेके जाना है, टाइप करना है, या हिंदी में बनाना है, या इंग्लिश में बनाना है। ठीक है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये चारों बातें हर यूनिवर्सिटी के अपने अनुसार तय होती हैं। किस भाषा में लिखना है प्रपोजल, या हाथ से लिखना है, या टाइप करना है। ठीक है, तो इसका ध्यान से सुन लीजिए। अब आते हैं आपके सिनॉप्सिस। 4 मिनट हो चुके हैं। क्या क्या बातें आपको अपने सिनॉप्सिस में मेंशन करनी है, जिसके अभाव में आपका सिनॉप्सिस कैंसिल तो नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। ठीक, सबसे पहली चीज, आप अपना एक विषय, एक टॉपिक, एक प्रपोजल की समस्या क्या है उसको अपने हिसाब से बना लीजिए। एक सवाल और ले लेता हूं। एक सवाल आया था कि सर, जिस विषय पर हम सिनॉप्सिस इंटरव्यू में लेकर जाएंगे, क्या हमें भविष्य में आने वाले 4 या 5 सालों में उसी विषय पर पीएचडी करना होगा। 70-30 होता है मामला। मान लीजिए आप किसी, एक कल्पना देते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, आप लेकर गए हैं कि मुझे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करना है। यह आप सिनॉप्सिस लेकर गए इंटरव्यू में, लेकिन
आपको लगा कुछ महीने या कुछ साल के बाद कि नहीं, मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि मैं धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से करना चाहती हूं या करना चाहता हूं। लेकिन इंटरव्यू में लेकर गए थे या पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीतिक, लेकिन अब आपका मन हो गया कुछ समय के बाद में कि मैं राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन ना करके मैं धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप अपने विषय को चेंज कर सकते हैं दो कंडीशंस पे। आपके हेड की उस पर मंजूरी हो और जो डीआरसी होती है, हर यूनिवर्सिटी में होती है, जो आपके टॉपिक को डिसाइड करने में आपकी हेल्प करती है, पूरी कमेटी होती है। इन दो व्यक्ति संस्थाओं की यदि आपको मंजूरी मिलती है तो आप अपने पीएचडी के विषय को परिवर्तित करके उस पर भी पीएचडी लिख सकते हैं। ठीक, पुनः आते हैं टॉपिक प्रपोजल पे। इसके बाद वीडियो के बाद भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, इस बात का रखिएगा। अपना एक विषय बना लीजिएगा, 1 से 2 लाइन में, ज़्यादा लंबा विषय मत बनाइएगा, 5-6 लाइन का विषय मत बनाइएगा। कम से कम 1 लाइन तो नहीं हो सकती, 1 लाइन में कम से कम 7-8 वर्ड लिखिएगा। 2 लाइन में यदि बनाना चाहें 15 या 12 वर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगर कहते हैं हिंदी में तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में। ठीक है, विषय को लिखने के बाद पहला पॉइंट सिनॉप्सिस का लिखिएगा, विषय प्रवेश, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें लिखना क्या है उसको समझ लीजिए 10 सेकंड में। आप जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगी वह विषय आखिर है क्या, वह विषय किस क्षेत्रफल तक सीमित है, किस दृष्टिकोण से आप उसमें काम करेंगे, किस सीमा के अंदर जाकर काम करेंगे, इसका छोटा छोटा परिचय लगभग 1/3 पेज में आपको लिखना होगा। आधे में नहीं, 1/3 पेज की बात कर रहा हूँ। आधे पेज में लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। विषय प्रवेश के बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हाइपोथेसिस, यानी कि कल्पना। आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं इसको विषय से ज़्यादा समझिए समस्या, क्योंकि रिसर्च की भाषा में टॉपिक या विषय ज़्यादा कारगर नहीं होता, समस्या ज़्यादा कारगर होती है। आपके रिसर्च की क्या समस्या है, आप जिस टॉपिक जिस समस्या पर काम करेंगे उस विषय पर काम करने की, मैं हाइपोथेसिस के पॉइंट बता रहा हूँ, डिस्क्राइब आप कर लीजिएगा। ठीक है, आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उस विषय पर या उस समस्या पर काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई। प्रेरणा को आप दूसरी भाषा में जिज्ञासा भी कह सकते हैं। होता है ना कई बार कि हम मान लीजिए कि संविधान में इतने संशोधन हो रहे हैं, संविधान के अनुसार देश चल रहा है या नहीं, हम इस पर बड़ा अनुशीलन करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन हमारी ये सोच विकसित कैसे होती है जब हम न्यूज़ में देखते हैं, समाचार पत्रों में देखते हैं, संसद की बहस में देखते हैं कि सरकार जो कार्रवाई करती है, विधानसभाएं जो कार्रवाई करती है वह तो संविधान के अनुकूल होता ही नहीं है। तो हमारी दृष्टि, हमारा एक दृष्टिकोण संसद ने निर्मित किया कि हम संसदीय कार्य प्रणाली का अध्ययन करें संविधान के दायरे में रहते हुए। तो हमको ये दृष्टि, हमको ये प्रेरणा, हमको ये काम करने की जिज्ञासा कहाँ से मिली, संसद से मिली। तो आप भी जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगी उस विषय पर काम करने की प्रेरणा, जिज्ञासा आपको कहाँ से मिली, कब मिली, कैसे मिली, और इंक्लूडिंग आप इस विषय पर जो काम करेंगे उसके पीछे की आपकी सिद्धांतिकी क्या है, क्या सिद्धांत हैं, किस नियमों और किस दृष्टि से आप उस पर काम करेंगे, ये आपको बताना होगा अपनी हाइपोथेसिस में। और ये हाइपोथेसिस चेंजेबल होती है, परिवर्तनशील होती है। यदि आप अपने विषय को चेंज करते हैं, जो भी टॉपिक है आपका, तो आपकी हाइपोथेसिस भी चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस चेंज होने पर आपके रिसर्च का जो कंक्लूजन है, जिसे निष्कर्ष बोलते हैं, वह भी चेंज हो जाता है। इंटरव्यू में सीधा क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि यदि आप अपने रिसर्च प्रपोजल की या शोध की हाइपोथेसिस चेंज करते हैं तो क्या आपके रिसर्च का कंक्लूजन चेंज होगा या नहीं। बेझिझक आप बोल दीजिए 100% चेंज होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, यदि खाने में आपने, खाना बनाते वक्त सब्जी में आपने नमक ज़्यादा डाल देते हैं तो टेस्ट बिगड़ जाता है, कम डाल देते हैं
तो भी टेस्ट बिगड़ जाता है। संतुलित रखते हैं तो ही सब्जी का मजा आता है, सब्जी या किसी भी व्यंजन का मजा आता है। उसीलिए हाइपोथेसिस का चयन आप अपने विषय के अनुकूल कीजिएगा। हाइपोथेसिस पे समय मैंने इसीलिए लिया, यह आपकी सिनॉप्सिस का मेजर पॉइंट है। और हाइपोथेसिस को लिखने के लिए 1 से लेकर आधे पेज का यूज जरूर कीजिएगा। हिंदी में बनाएं या इंग्लिश में बनाएं। हिंदी में बोलते हैं कल्पना, हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइपोथेसिस। इन सिनॉप्सिस के अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि होगा आपके विषय का प्रवेश। इस विषय को प्रवेश बोल लीजिए या इंट्रोडक्शन बोल लीजिए। आपको लग रहा होगा हाइपोथेसिस से पहले मैंने आपको विषय प्रवेश बताया। उस विषय प्रवेश में आपको अपने टॉपिक के बारे में लिखनी है 4-5 लाइनें या 1/3 पेज में। हाइपोथेसिस के बाद आप अपने जो भी आपका विषय है संबंधित शोध प्रबंध का, उसके विषय का परिचय देंगे कि आप उस विषय में क्या काम करेंगे, कितने समय में, 1 वर्ष 2 वर्ष में क्या क्या काम करेंगे, किन चरणों से, किन स्टेप से गुजरते हुए आप अपने कार्य को अंत तक पहुंचाएंगे, और आप उस विषय में क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, किस क्षेत्र फलक पे। क्षेत्र फलक का मतलब है आप किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच में काम अपना करेंगे, ये आपको मेंशन करना होगा अपने विषय के प्रवेश वाले पॉइंट में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक समीक्षा। इसमें आपको लिखनी है जो बातें, उसको समझ लीजिए। आप जिस विषय पर काम कर रहे हैं, चाहे आपका हिस्ट्री का विषय हो, पॉलिटिकल का विषय हो, बायो का विषय हो, बॉटनी का विषय हो, जियोलॉजी का विषय हो, आप जिस भी विषय पर जो भी काम करना चाहते हैं आने वाले 4 से 5 सालों में अपने शोध के दौरान, तो आपको इस पॉइंट में लिखना होगा कि आप जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगी, उस विषय से संबंधित क्या भूतकाल में किसी और विश्वविद्यालय में, किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या कुछ काम हुआ है पहले से। इसको और साधारण शब्दों में समझ लीजिए मेरे साथियों, कि अगर आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए इतिहास से हटकर थोड़ा साहित्य के विषय पर या फिलॉसफी के विषय पर, फिलॉसफी में यदि जैन फिलॉसफी या बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी या सनातनी फिलॉसफी पे कुछ काम हुआ है, और आप भी वर्तमान में विषय लेकर चल गए कि फिलॉसफी के दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समाज की किसी बुराई, किसी समस्या का समाधान देना चाहते हैं, इसको और समझिए। लोगों में मानसिक हिंसा बढ़ती जा रही है, बच्चों में मानसिक विकृतियां बढ़ती जा रही है। इन दोनों समस्याओं का समाधान क्या दर्शन के दृष्टिकोण से आप दे सकते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? यदि दे सकते हैं तो आपको ये बताना होगा कि आप इस विषय पर जो काम कर रहे हैं, क्या इस विषय पर दर्शन के क्षेत्र में या मनोविज्ञान के क्षेत्र में या फिर रिलीजियस के क्षेत्र में या इतिहास के क्षेत्र में पहले कुछ काम हुआ है। यदि आपकी दृष्टि में है, नॉलेज में है, तो उसको आपको लिखना होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पॉइंट टू पॉइंट। मान लीजिए आपको पता लगा कि 2017 में, 2014 में या 1990 में कुछ शोध कार्य किसी विश्वविद्यालय से हुआ है, इसी विषय से संबंधित, डायरेक्ट विषय नहीं मिलेगा, इसी विषय से संबंधित, तो आपको उस शोध का नाम लिखना होगा, कब प्रकाशित हुई ये लिखना होगा, कहाँ से पब्लिश हुई ये लिखना होगा, किसने की ये लिखना होगा, ठीक। और मोटा मोटा आपको 5-6 लाइनों में उसके सार को समझना होगा। चाहे तो उस सार को लिख भी सकते हैं, नहीं तो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि सिनॉप्सिस में कम चीज़ें लिखी जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि रिटर्न तो आप क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपके ज्ञान की समझ विश्वविद्यालय को हो चुकी है। अब वह आपकी वाक क्षमता, आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन समझना चाहता है। आप किसी विषय, किसी समस्या, किसी बिंदु पर वर्तमान सिनेरियो में, प्रेजेंट टाइम में रहते हुए ऑन द स्पॉट शिक्षक के सामने किस समय किस प्रकार का जवाब देते हैं, इसकी परीक्षा होती है आपके इंटरव्यू में। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप पूर्व के हुए शोध कार्यों का जिक्र करेंगे। आपके विषय से संबंधित यदि कोई पुस्तकें आपको मिलती है, कोई रिसर्च मिलती है, उसका जिक्र करेंगे। क्योंकि आपसे सीधा एक सवाल इंटरव्यू में ये भी होगा कि आप जो विषय लेकर आए हैं, इस विषय पर तो ऑलरेडी काम हो रखा है, सैकड़ों लोगों ने काम किया है, तो आप क्या काम करेंगे? तब आप बताएंगे कि इस विषय पर जो काम हुआ है दर्शन के क्षेत्र में या हिस्ट्री के क्षेत्र में, वह सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है।
या फिर धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, या फिर पॉलिटिकल राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, या फिर ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, तो आप बताएंगे कि समस्या तो वही है, लेकिन उस समस्या का समाधान मैं आज के परिप्रेक्ष्य में 21वीं शताब्दी में एक नए दृष्टिकोण के साथ देना चाहता हूं। और मेरी समस्या जिस बारे में है, जिस क्षेत्र में है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है। हो सकता है पहले किसी ने काम किया हो, पिछले 500 वर्षों का इतिहास उठाया हो, आप 1000 वर्ष का इतिहास उठा लीजिए। किसी ने हो सकता है मध्यकालीन दिल्ली का इतिहास लिखा हो, आप पूरे भारत का इतिहास लिख दीजिए। हो सकता है किसी ने जैनिज्म फिलॉसफी का वर्णन किया हो, तो आप फिलॉसफी के माध्यम से जैनिज्म और बुद्धिज्म का कंपेयर कर दीजिए। आप हो सकता है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संस्कृतियों का अध्ययन कर दीजिए। ऐसे विषय लेकर जाएंगे, कंपेयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिनॉप्सिस अच्छा माना जाएगा। ठीक, जब आप ये लिख देंगे सारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह, इसके बाद आएगी एक और चीज, आपकी रिसर्च मैथोलॉजी, शोध की प्रविधि। वीडियो लंबा जरूर होगा, आपका सिनॉप्सिस बन जाएगा। ठीक, रिसर्च मैथोलॉजी क्या होती है इसको समझिए। मैं आपको समझाऊंगा नहीं यहाँ पर कि मैं किताब बताऊं, आप आके पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास 12 घंटे से भी कम का समय है। ठीक है, रिसर्च मैथोलॉजी में आपको क्या बताना है, सीधा सीधा इसको समझिए। रिसर्च मूल रूप से 2 या 3 फ्रेम कह लीजिए, दायरे कह लीजिए, पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं। हम लोग मतलब रिसर्च की फील्ड में होती है। एक होती है मात्रात्मक शोध, एक होती है गुणात्मक शोध, और एक इन दोनों से मिलकर बनती है या कहीं इनके मिश्रित होती है वैज्ञानिक शोध, साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, गुणात्मक यानी कि आपकी क्वांटिटिव हो गई, मात्रात्मक यानी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि यदि आप अपने रिसर्च को लाइब्रेरी या पुस्तकालयों तक सीमित करते हैं, ठीक, आप अपनी रिसर्च में केवल पुस्तकों का या कुछ व्यक्तियों के साक्षात्कार तक सीमित हो जाते हैं, तो आपका रिसर्च गुणात्मक शोध में चला जाएगा। यदि आपका विषय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में है, किसी इतिहास की समस्या पर आप काम करना चाहते हैं, किसी इतिहास की धार्मिक समस्या पर काम करना चाहते हैं, या इतिहास के किसी दर्शन के पॉइंट पर काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने उस कार्य के लिए बहुत से व्यक्तियों का साक्षात्कार भी लेना पड़ सकता है, बहुत से क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली भी तैयार करनी सकती है, आपको कई क्षेत्रों में भी जाना पड़ना सकता है फील्ड वर्क के लिए। तो इस प्रकार का कार्य गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान से बैठा लीजिए कि आपको अपना कार्य फील्ड वर्क के आधार पर करना है या पुस्तकालय या पुस्तकों के आधार पर करना है, इसको दिमाग में आपका बैठ जाएगा, तो उसमें लिख दीजिएगा गुणात्मक है या मात्रात्मक है। यदि आप अपने रिसर्च में किसी प्रकार के डेटा का, स्टैटिक्स का या फील्ड वर्क का यूज करते हैं, तो मात्रात्मक शोध होगा, क्योंकि आप उसमें एक संतुलन बैठाने की बात करेंगे। मात्रात्मक शोध हो या गुणात्मक शोध हो, इस बात को समझ लीजिए, अंततः किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है। आपके बाद भी आपके रिसर्च में यदि काम करने की संभावनाएं किसी को नहीं मिलती है, तो आपका रिसर्च एक कौड़ी का भी नहीं होगा। एक कौड़ी का मतलब 0% भी नहीं होगा। आप ऐसा शोध कार्य करिए कि आपके शोध कार्य पर पुनः कोई कार्य कर सके, वही शोध बेहतरीन माना जाता है हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर देश में। ठीक, ये अपनी प्रविधि को लिख दीजिएगा कि आप मात्रात्मक शोध करेंगे या गुणात्मक शोध करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताना होगा आपको कि आपका शोध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से है या फिर धार्मिक दृष्टिकोण से है या सामाजिक दृष्टिकोण से है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, या फिर किसी प्रकार का आप दार्शनिक चिंतन करना चाहते हैं, किसी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। ये सब चीजें आपको अपनी रिसर्च मैथोलॉजी में लिखनी होगी, मैंडेटरी है। इसको आप चाहे आधे पेज में लिखिए, एक पेज में लिखिए। देखिए क्या क्या लिखना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कितने शब्दों में लिखेंगे, कितने पेज में लिखेंगे, ये आप लोग तय करेंगे। विश्वविद्यालय ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि 500 पेज का लेकर आइए, 1000 शब्दों का लेकर आइए, 500 वर्ड का लेकर आइए, 1000 वर्ड का लेकर, कोई बाउंडेशन नहीं। आप चाहें तो एक पेज में लेकर चले जाइए, राइट अप, पॉइंट टू पॉइंट करिए, एक्सप्लेन आपको करना है वहां जाके। इसलिए मैंने कहा ना, सिनॉप्सिस में लिखा कम जाता है, बताया ज्यादा जाता है। ठीक, वही है ना कि नेता लोग वादे तो बहुत करते हैं, निभाते कितने हैं, दूसरा परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अगला और जरूरी पॉइंट सिनॉप्सिस का आपकी मैथोलॉजी के अलावा आती हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। उद्देश्य को समझिए कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं, क्यों काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब विषय प्रवेश लिखेंगे ना, हाइपोथेसिस के बाद विषय प्रवेश लिखेंगे, कल्पना के बाद जो अगला पॉइंट था ना विषय प्रवेश, उसमें आपने बताया होगा कि आप क्या काम करेंगे। अब आपको ये बताना है अपने उद्देश्य में कि आप किस के लिए काम करेंगे।
आप समाज के किस पक्ष को उसमें दिखाना चाहते हैं, आपका उद्देश्य ये है। मान लीजिए मैं बाल विवाह की समस्या को दिखाना चाहता हूँ, इतिहास में क्या क्या घटा है, तो आपके रिसर्च का उद्देश्य सीधा सीधा यही बन जाता है कि इतिहास में बाल विवाह अधिक हुए थे या कुरीतियाँ ज़्यादा थी, या वर्तमान में ज़्यादा या भविष्य में ज़्यादा होंगे। यानी कि बाल विवाह आपके केंद्र की एक समस्या है। बाल विवाह सही है गलत है वही आपका उद्देश्य है, और वह समस्या है या आपका कोई समाधान भी हो सकता है, इसको बताने का जो प्रयास करेंगे आपका उद्देश्य बन सकता है। आपको अपने उद्देश्य में ये भी बताना होगा कि आपका ये शोध कार्य क्या भारत तक सीमित रहेगा या भारत से बाहर भी जा सकता है। आपका ये शोध कार्य, मान लीजिए आपने लैंग्वेज विषय में काम किया है, किसी मान लीजिए आपने एक पंजाबी भाषा में काम किया है, ठीक, या संस्कृत में काम किया है, तो आपका ये शोध कार्य क्या पंजाबी या संस्कृत या हिंदी भाषा के विद्वान तक ही है या अन्य भाषा भाषी भी इसको समझ सकते हैं। तो आपका उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि आपका शोध कार्य बहुभाषी समाज, बहुभाषी लोग, बहुभाषिक या बहुसंख्यक धार्मिक लोगों तक भी जाएगा। केवल एक धर्म, एक भाषा, एक क्षेत्र के लोगों तक यदि आपका शोध कार्य सीमित हो जाता है तो सही नहीं माना जाता है, इसको भी समझिए, ठीक। उद्देश्य को आप 4-5 पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य को डिस्क्राइब मत कीजिएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किसको डिस्क्राइब करना है, किसको डिस्क्राइब नहीं करना है। और ये वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सिनॉप्सिस बनाना सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। उद्देश्य के बाद का पॉइंट, आप अपने विषय से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। विषय यानी कि शोध से आपने ये जो सारा कार्य कर लिया, जो ये आपने पूरी झेलम, चीनवा, रामायण, महाभारत जो कथा लिखी आपने, ये 150, 250, 200 पेजेस की 5 सालों में, इसका निष्कर्ष क्या निकला है। लिखने के बाद आपने कुछ सीखा है क्या इससे, या आप में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या लिखने के बाद में, कि मान लीजिए आप पर्यावरण की किसी समस्या पर काम कर रहे हैं, तो 5 साल पहले आप पर्यावरण के विषय में जैसा सोचते थे, रिसर्च पूरा होने के बाद भी क्या वैसा ही सोचते हैं पर्यावरण की समस्या को लेकर, या कुछ चेंजेस हुआ है। तो आपको ये निष्कर्ष में बताना होगा कि हाँ, मेरी सोच में क्या परिवर्तन हुआ है। समाज के व्यक्ति यदि मेरे शोध कार्य को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं या पाठ्यक्रम के रूप में कहीं लगता है, तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। और आपको उद्देश्य में इसके संकेत देने होंगे कि आपका शोध कार्य किस वर्ग के लिए है, एज वाइज भी, धर्म के वाइज भी, देश के अनुसार भी। वर्ग बढ़ते हैं ना, एक आयु का वर्ग होता है, एक धर्म का वर्ग होता है, जेंडर का वर्ग होता है, कंट्रीज के वर्ग होते हैं ना, बताना होगा। अगले पॉइंट पे आइए, संभावित अध्यायीकरण, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड चैप्टराइजेशन। आपका एक विषय बन गया रिसर्च का कि मैं इस समस्या पे काम करना चाहता हूँ इतने से इतने टाइम पीरियड के बीच में, और मेरा संदर्भ ये है, ठीक, आपने बना दिया। एक टॉपिक मैं आपको सामने बना ही देता हूँ। भारत में, या भारत कह लीजिए या दक्षिण भारत में कह लीजिए, उत्तर भारत में कहीं भी रख सकते हैं, दक्षिण भारत में शिक्षा की स्थिति का या शिक्षा के स्तर का हम अध्ययन करना चाहते हैं 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य में, केवल महिलाओं की दृष्टि से। तो आपका समय क्या हो गया, 1600 से लेकर 20, यानी कि 16 से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में। क्षेत्र क्या हो गया आपका, दक्षिण भारत। जेंडर क्या हो गया, महिलाएं। 3 कीवर्ड आपको इस वर्ड में मिल गए। तो इस प्रकार का कैटेगराइजेशन आपको करना होगा अपने चैप्टरों में भी। एक विषय में अपने विषय की आप सैद्धांतिकी बता दीजिए, एक विषय में अपने विषय का इतिहास बता दीजिए, एक विषय में आप अपने विषय की समस्याएं क्या हैं वे बता दीजिए, एक विषय में अपने समस्याओं का समाधान और उद्देश्य बता दीजिए, एक विषय में आज उस विषय का क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, ये बता दीजिए। एक विषय में ये बता दीजिए अगर आपने किसी दूसरी कंट्री से कोई कंपेयर किया है, किसी का कोई साक्षात्कार, कोई इंटरव्यू, कोई क्वेश्चन लिया है, उसको बता दीजिए। अंत में लिख दीजिए ये अपना उपसंहार निष्कर्ष। ये हो गया चैप्टराइजेशन। इसके बाद एक मेजर पॉइंट बचता है रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस का। इसको बोलते हैं हिंदी में संदर्भ सूची, इंग्लिश में बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। इसमें क्या है, पानी पीना है मुझे, लेकिन पानी है नहीं पास में, वीडियो के बाद पी लेंगे। आपने अपने शोध कार्य में यदि किसी पुस्तक का प्रयोग किया है, आपको उस पुस्तक का पूरा परिचय लिखना है। पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, कहाँ से पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई, ठीक, कहाँ से पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई, किसने लिखी, पुस्तक का नाम और उसका एडिशन होता है ना कि
फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, एडिशन बोलते हैं क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान से उतर रहा है, संस्करण जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये आपको लिखना है बिब्लियोग्राफी में। लेकिन इसकी 4 कैटेगरियाँ हैं, 4 कैटेगरियाँ हैं इसकी। पहली कैटेगरी में लिखेंगे कि आपने अपने शोध कार्य में किस प्रकार के प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रिसोर्सेज यानी कि स्रोत का प्रयोग किया है। प्राइमरी स्रोत, एक प्राइमरी रिसोर्सेज का मतलब होता है प्राथमिक स्रोत। दूसरी कैटेगरी बनाएंगे आप सहायक स्रोत की, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी डेटा। तीसरी सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, और उसी में रहेगी ये पॉइंट ABC करके। तीसरी रहेगी आपकी ई रिसोर्सेज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, इंटरनेट से आपने किसी सामग्री का अगर आपने यूज़ किया है, किसी वेबसाइट का यूज़ किया, उसका लिंक आपको डालना होगा। चौथी सूची आप बनाएंगे अपने रिसर्च या शोध कार्य में कि आपने किसी जर्नल्स का, किसी मासिक पत्रिका, किसी त्रिमासिक पत्रिका, किसी की वार्षिक परीक्षा पत्रिका का यूज़ किया है या जर्नल का यूज़ किया है, किसी पेपर का यूज़ किया है, आपको उसकी सूची बनानी होगी। तो आप संदर्भ सूची में अपने रिसोर्स के जो भी डेटा हैं, जो पुस्तक हैं, उसको 4 कैटेगरी में बांटिएगा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, ई रिसोर्स, और एक मैंने आपको बताया आपके मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, पत्र पत्रिका हो गए। ठीक, फिर से मैं पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ सिनॉप्सिस के। विषय 2 लाइन में, 1 लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। विषय सबसे ऊपर लिख दीजिएगा आप, विषय प्रवेश पे आइएगा, हाइपोथीसिस यानी कि कल्पना पे आइएगा। विषय प्रवेश को बोलते हैं इंट्रोडक्शन, फिर आपकी हाइपोथीसिस जिसे कल्पना बोलते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि भूल जाता हूँ भैया मैं, मुझे अगर याद होगा तो मुझे बता दीजिएगा। आप भी नहीं पता है, हम ही बता देते हैं। क्या बताया था आपको, कल्पना बताई थी कि नहीं? यस, कल्पना लिखिएगा। कल्पना पॉइंट अगर ये ऊपर नीचे होते हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा। बिब्लियोग्राफी लास्ट में होती है तो उसको लास्ट में ही लिखिएगा, ठीक है। हाइपोथीसिस लिख लीजिएगा अपनी कल्पना, कल्पना के बाद बनाइएगा अपनी मेथोलॉजी, आपकी मेथोलॉजी क्या है, शोध की प्रविधि क्या है। उसके बाद लिखिएगा आपके शोध के ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। उसके बाद लिखिएगा आपके शोध का निष्कर्ष क्या है। उसके बाद लिखिएगा आपके शोध विषय के क्या चैप्टराइजेशन या अध्यायीकरण है, संभावित है। 5 चैप्टर हैं तो 1, 2 अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 करके लिख दीजिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4। आप चाहें तो चैप्टर 1 के चैप्टर 1.1, 1.2 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको बाद में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। चैप्टरेशन करने के बाद में उससे चैप्टरेशन के बाद लिखेंगे अपना कंक्लूजन लिखेंगे आप, जिसको बोलते हैं उपसंहार। उसके बाद लिखेंगे संदर्भ सूची, जिसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ये सिनॉप्सिस वाला जो मैंने बताया, मैंने अपनी समझ अपने अनुसार के अनुसार बताया है, ठीक है, जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, जानता हूँ। मॉडिफिकेशन हो सकता है, टॉपिक में परिवर्तन हो सकता है, यूनिवर्सिटी का क्या फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट लैंग्वेज के बच्चे हों या लिटरेचर के बच्चे हों, सोशल साइंस के बच्चे हों या फिर साइंस के बच्चे हों, सभी जगह ये कॉमन फॉर्मेट चलता है। ऊपर नीचे नहीं होती हैं चीज़ें। तो ये मत समझिए कि मैंने ये फॉर्मेट हिंदी के बच्चों के लिए बताया है। इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, क्योंकि हिंदी माध्यम का मैं विद्यार्थी रहा हूँ हमेशा से, आज भी हिंदी का ही हूँ, तो मेरी इंग्लिश उतनी बेटर नहीं है, इसलिए हिंदी में बात करिए। लेकिन ये फॉर्मेट सभी रिसर्च में लागू होगा, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल हो, प्राइवेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए आपका कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय का जैसे ही शेड्यूल आएगा, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी ने बता दिया है बाकायदा, उसकी डेट बता दी है, टाइम बता दिया है, वेन्यू बता दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने हैं, उसको भी बता दिया है इंटरव्यू के वक्त में, और मैंने भी पिछले 2 वीडियो में बताया था, ठीक है। लखनऊ का जैसे शेड्यूल आएगा उसकी बात करेंगे इंटरव्यू को लेकर। अभी तो खाली लिस्ट आई है, लेकिन इंटरव्यू किस डेट में है, क्या टाइमिंग है, वो आएगा, उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अपना का ख्याल रखिएगा। वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा तो आपको तहे दिल से सलाम है कि आपने आधे घंटे का समय दिया, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। और आपके पास लगभग जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 घंटे का समय है। रात में सिनॉप्सिस लिखिए, सुबह टाइप करवाइए, तो यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे ना, वहाँ भी टाइप करवा सकते हैं। आसपास कुछ कैफ़े वगैरह होंगे, पैसे की बात है तो भैया पैसे दे दीजिएगा 7-8 पेज को टाइप करवाने के लिए, नहीं तो फ़ोन में टाइप कर लीजिए हिंदी में, और उसको वर्ड में जाके ऐड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। खर्चा बच जाएगा आपका, समय बचेगा आपका। जो आपको सोच लेंगे कहीं लैपटॉप किसी का मिल जाए तो वहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, और ध्यान रखिएगा अपना, और धैर्य से इंटरव्यू दीजिएगा। एक और चीज़, जो लिखा है ना उसको खाली प्रेजेंट कर दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा दावा है कि जो जो पॉइंट आपने लिखे हैं, यदि आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, उस 3 से 5 मिनट में सिलेक्शन होने के 100% चांस है। लेकिन जो लिखा है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए ना, तो भूल जाइएगा, फिर नेक्स्ट ईयर या किसी और विश्वविद्यालय में तैयार कीजिएगा। सलाम और जय हिंद।